हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की जीव विज्ञान का अध्याय जैव प्रक्रम, कौन सा जैव प्रक्रम के बारे में, जो कि जीव विज्ञान का पहला लेसन है, जैव प्रक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। इसका भी कम समय में रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये अभी 2-3 दिन वीडियो ना आने का कारण है समय का अभाव, समय नहीं मिला, इस कारण से 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई है। लेकिन अब वीडियो लगातार डेली ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शब्द आया है जैव प्रक्रम। तो होता क्या है जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, मतलब सभी मिलकर जीव के अनुरक्षण, मतलब रक्षा करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है। तो जैव प्रक्रम में 4 प्रकार, एक तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं जैव प्रक्रम में। तो सबसे पहले आता है पोषण। तो पोषण क्या होता है, तो पोषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है, ठीक है। तो मतलब हम जो भोजन ग्रहण करना हो, पचे भोजन का अवशोषण करना हो, यानी शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। इसके बाद पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूह में? 2 समूह में बांटा जाता है। तो 2 समूह कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, यानी इसी को हम बोलते हैं परपोषी पोषण। तो अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे हम स्वपोषी कहते हैं। मतलब सीधे सी बात है, छोटे शब्दों में जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। इसमें हरे पौधे आते हैं। क्या आते हैं? हरे पौधे। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं वो होते हैं विषमपोषी पोषण, जिसमें मनुष्य, अन्य जीव, मतलब और जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी क्या होते हैं? हरे पौधे। अब देखिए स्वपोषी हमने पढ़ा है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं केवल उन्हीं में स्वपोषण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रकाश संश्लेषण। क्या आया है? प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। अब देखिए इसमें कैसे बनता है। तो 6CO2 प्लस, ये सूत्र बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के, याद रखना है बहुत। तो 6CO2 प्लस 12H2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मतलब जल मिलाकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जब गर्म किया जाता है तो इससे बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज प्लस CO2 मतलब ऑक्सीजन गैस, और इसमें भी H2O मतलब जल निकलता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। तो पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है क्लोरोफिल, यानी जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, चौथा जल स्थलीय पौधे जड़ों तथा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो ये 4 चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, मतलब जो क्लोरोफिल होती है वो
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित मतलब अपने अंदर खींचती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। इसके बाद देखिए पत्तियों में होता है रंध्र। तो रंध्र क्या होती है, तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों की सतह पर आपको छोटे छोटे छिद्र देखने के लिए मिलते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र की प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो रंध्र की प्रमुख कार्य होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब जो ऑक्सीजन गैस का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये रंध्रों से ही होता है। इसके बाद बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल मतलब जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। आप देखते हैं कि सुबह सुबह पेड़ों की पत्ते गीले हो जाते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। सहायक कोशिका, देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना है पत्ती का, ठीक है। इसके बाद रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। मतलब ये दिख रहे हैं ना, इस तरीके के ये रंध्र होते हैं छोटे छोटे, और ये बीच में द्वार कोशिका, ये रंध्र होते हैं, रंध्र छिद्र, ये बंद हो जाती हैं दोनों कपट, ये द्वार कोशिकाएं अर्धचम। तो इस तरीके की पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। अब देखिए विषम पोषी पोषण क्या होता है, तो आप विषम पोषी स्वपोषी पोषण तो हो गया, अब हम विषम पोषी पोषण के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, तो देखिए विषम पोषी पोषण में पहला तो होता है प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए पहला प्राणी संपोषण क्या होता है, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतरण ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव है। तो ये कैसा है, प्राणी संपोषण, मतलब पूरे भोजन को अपने शरीर में लेता है। इसके बाद मृत जीवी पोषण, तो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक इसमें आता है। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं, फीता, कृमि। ये क्या होते हैं, परजीवी, मतलब दूसरे के ऊपर रहकर भी उसको नहीं मारते हैं, फिर भी उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए अब अमीबा में पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में पोषण, तो सबसे पहले ये होता है अमीबा, इसके एक केंद्रक है, ये खाद्य कण होता है बाहर इसकी तरफ। तो ये क्या करता है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। मतलब जो इसका ये कोई खाद्य कण है, तो इसके जो यहाँ पर ये आपको इस तरीके का दिख रहा है, ये इसका वो होता है पादप, कूटपाद, जिससे वो भोजन, तो ये क्या करता है, सबसे पहले भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है खाद्य रिक्तिका में। तो यहाँ इसने इसको घेर लिया है। इसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब इसको घेरने के बाद ये इसको खाद्य पदार्थ को जटिल पदार्थ अगर मजबूत है उससे विघटन मतलब तोड़कर सरल पदार्थों में किया जाता है। इसके बाद बचा हुआ अपचित कोशिका की सतह की ओर गति करता है। मतलब जो बचा हुआ अपचित होता है वो सतह की ओर अपचित मतलब इस तरह की अंदर की ओर गति करता है। लास्ट में बचा हुआ अपचित कोशिका, इसके बाद ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो बचा रहता है, जो नहीं बचता है, उसको इससे बाहर कर दिया जाता है। तो ये अमीबा का पोषण है। इसी तरीके से पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, तो पैरामीशियम पचाब कोशिका की पूरी तरह को ढके होते हैं, एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मतलब ये भी एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करती हैं। अब देखिए मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो मनुष्य में सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। क्या होता है, अंतःग्रहण। उसके बाद फिर होता है पाचन, फिर होता है अपशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण और फिर होता है बहिक्षेपण। देखिए आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। यानी जो आहार नाल होता है वो मुंह से गुदा तक एक विस्तारित आहार नाल होता है। तो देखिए सबसे पहला काम जो भोजन जो है मुंह का, किसका है, मुंह का काम, मुंह का काम क्या होता है, भोजन को का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना। फिर उसके बाद दांत भोजन को चबाना। जिह्वा भोजन को लार के साथ पूर्ण तरह से मिलाना। इसके बाद होती है लार ग्रंथि। कौन होती है,
लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार, एमिलेस एंजाइम, मल्टोस शर्करा, ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद भोजन ग्रसिका, तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं इस तरीके रुक रुक कर इधर से फिर से जैसे मतलब क्रमाकुंचन रुक रुक कर क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाता है। ग्रसिका में मांसपेशियों की संकुचन और शिथिलन होता है, मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। देखिए इस तरीके से ये होता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जिह्वा होती है, जिह्वा से मुख, मुख मतलब ग्रसिका ये होती है। तो इस तरीके से आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आमाशय। तो आमाशय में क्या होता है, तो आमाशय में जठर ग्रंथियाँ हैं। अब जठर ग्रंथियाँ कौन सा उनके बोल निकालती हैं, तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl कहते हैं, श्लेष्मा। तो ये पाचक एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन क्या है, पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा क्या होता है, तो आमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद क्षुद्रांत क्या है, क्षुद्रांत क्या है, तो ये आंतरस है। इसमें आंतरस परिवर्तित करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। वसा अम्ल गिल्सरॉय में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण करती हैं, प्राप्त करती हैं। तो यकृत से पित्तरस स्रावस होता है और पित्त लवण, तो बसा पित्त लवण में बसा बनता है। बड़ी गोलियां इमल्सीकरण से छोटी, मतलब बसा अगर बड़ा होगा तो उसको छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित करते हैं। अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलता है। ये एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, तो ये प्रोटीन का ट्रिप्सिन पेप्टॉन्स में बदलता है, बसा लाइपेज को बसा में बदलता है, स्टार्च एमिलेस से ग्लूकोज में बदलता है। आगे देखते हैं दार्ढ-रोम। तो दार्ढ-रोम अपशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दार्ढ-रोम जो होता है अपशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये थे क्षुद्रांत। अब देखते हैं बृहदांत क्या होते हैं, तो जल का अपशोषण वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्वसन क्रिया क्या होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। अब श्वसन क्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये कोशिका द्वारा 3C पायरुवेट में, तो देखो इस तरीके से होता है। तो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथिनॉल पायरुवेट प्लस ऊर्जा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जिसे ईस्ट किण्वन कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन का अभाव में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा में हमारी पेशी कोशिका में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब देखिए श्वसन। तो श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, जो वायवीय श्वसन इसमें अधिक 36 ATP। तो इसका ATP का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मानव में होते हैं वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें उपस्थित नहीं होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल 2 ATP, और इसका उदाहरण है ईस्ट। तो वायवीय श्वसन मानुष में, अवायवीय के लिए ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र कैसा है, तो सबसे पहले नसाद्वार मतलब नाक में, फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी,
श्वसनी के बाद श्वसनिका के बाद फिर फुफ्फुस मतलब फेफड़े में, फेफड़े के बाद कूपिका, कूपिका कोष के बाद रुधिर वाहिकाओं में पहुंच जाती है हमारे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है किसका, श्वसन तंत्र का। इस तरीके की इसको आप देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। नसा द्वार, मुख द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपास्थि वलय, कहाँ क्या होता है, फुफ्फुस, पसलियाँ, डायाफ्राम, मध्यपट, श्वसनिका ये यहाँ पर अंदर होती हैं, कूप कोशिका यहाँ फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मानव श्वसन क्रिया। तो देखो इसमें दो प्रकार हैं, इसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो अंतः श्वसन और दूसरा है उच्च वसन। तो अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है, वृक्षीय मतलब वृक्ष की तरह घूमते हुए, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। उच्च वसन में क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, शिथिल मतलब सिकुड़ जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। तो ये मनुष्य में होता है उच्च वसन। अंतः श्वसन मतलब जो अपनी जगह। तो अंतः श्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्च वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन की वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तभी आपने देखा मछली वगैरह काफ़ी टाइम तक वो नहीं लेती हैं सांस। इसके बाद देखेंगे कूपिका, रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो O2 मतलब ऑक्सीजन रक्त वाहिका में, तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती हैं। इसके बाद CO2 का उत्पादन, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तो ये धमनी O2 द्वारा ऊतकों में पहुंचती है। धमनी O2 मतलब ऑक्सीजन के द्वारा ऊतकों में पहुंचती है। अब जब CO2 ऊतकों में, CO2 की रक्त वाहिकाओं में CO2 का रक्त में मिश्रण होता है और CO2 का मोचन मतलब नासा द्वार में मिश्रण द्वारा होता है, तो CO2 की कूपिका कोष में मिश्रण रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में होता है, रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में होता है, ठीक है। इसके बाद संवहन। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी और सिरा आता है, वहन माध्यम में रक्त व लसिका आता है। क्या आता है, रक्त व लसिका आता है, ठीक है। अब देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक ठोस अवयव है, ये द्रवीय अवयव इसमें, ठोस अवयव इसमें रुधिर कणिकाएं हैं, द्रवीय अवयव इसमें प्लाज्मा है जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो सबसे पहले आता है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं को बोलते हैं आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाओं को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ठीक है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तो आप जानते हैं। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, तो O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन यानी रक्त को लाल रंग देता है, यानी जो O2 और CO2 का वहन करती हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है, मतलब ये रोगों से रक्षा करने के लिए जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं शरीर को रोग मुक्त करने के लिए होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अब देखिए रक्त वाहिका जो हमने पढ़ी थी, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा का काम क्या क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो धमनी क्या करती है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जो ऑक्सीकृत जो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो अपवाद फुफ्फुस एक धमनी है, क्या है, फुफ्फुस एक धमनी है।
धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। जो धमनी की भित्ति होती है, भित्ति मतलब उसकी परत जो होती है वो अधिक मोटी व अधिक लचीली होती है। और धमनी में बाल्ब नहीं होते हैं। ये सतही नहीं होती है, सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, मतलब इस सतह पर नहीं पाई जाती। जबकि सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। मतलब देखो, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को धमनी और अन्य ऑक्सीकृत रुधिर को सिरा एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। अपवाद है कि फुफ्फुस सिरा में, कहाँ पर? फुफ्फुस सिरा में। इसके बाद सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। बाल्ब होते हैं इसमें। बाल्ब के बाद ये सतही होती है, सतह में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे हृदय की 4 अक्ष आपने देखोगे, एक दायां आलन, दायां निलय, बायां आलन, बायां निलय। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। कहाँ से क्या होता है, तो इस तरीके से शरीर के अंग में ये पूरा स्ट्रक्चर घूमता रहता है। ठीक है, आप अच्छे से देखना। मानव में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र, इसको आप अच्छे से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ 1 नंबर से तो फुफ्फुस बी रुधिर, यहाँ से बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर आया, इस तरीके से यहाँ से फिर दायां आलन में गया, इस तरीके से शरीर के प्रमुख अंगों में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय का एक पंप की तरह होता है। जो मानव का हृदय होता है वो एक पंप की तरह होता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, मतलब अधिक रक्तचाप से। ठीक है, ये मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ ऊपर की काट है। देखिए, इसमें शरीर की ऊपरी सतह बाह्य सिरा, दायां आलन, इधर दायां निलय, ऊपर दायां आलन है, यहाँ ये दायां निलय, ये बायां आलन, ये बायां निलय। ठीक है, इसके बाद हृदय में उपस्थित बाल्ब रुधिर की प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करती है। यानी जो बाल्ब होते हैं वो उल्टी दिशा, मतलब एक बार अगर रुधिर जिस दिशा में चला गया तो वापस उसी दिशा में ना आ पाए, उसको रोकने का काम करता है बाल्ब। अब देखिए, लसिका क्या होता है, तो एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। अब देखिए, पादपों में वहन। अब देखो, ये तो मानव शरीर की बात हो रही है, पादपों में कैसे वहन होता है, तो एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। मतलब जाइलम का काम होता है कि जल को एक जगह से दूसरी जगह तक, खनिज लवण या जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे जल के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। प्रक्रम वाष्पोजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रक्रम में द्वारा पौधों को विभिन्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तथा जल तथा विलेय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति सहायक है। पौधों में ताप नियमन भी सहायक है। ठीक है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, तो प्रकाश संश्लेषण की विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो फ्लोएम के ऊतक द्वारा होता है। तो भोजन को इधर से उधर पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित
होता है। अब देखिए मानव में उत्सर्जन। तो मानव में वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित करती है, ठीक है, जल में बदल देती है। अब देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। तो एक जोड़ा तो वृक्क, मतलब जिसे हम किडनी कहते हैं। एक जोड़ा मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, जिसे यूरेटर कहते हैं। एक मूत्राशय होता है, जिसे ब्लेडर कहते हैं। एक मूत्र मार्ग होता है, जिसे यूरेटेरा कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चित्र बना है इस तरीके का, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है पूरा, ठीक है। ये पूरा इधर से ये वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं बाई वृक्क, धमनी, ये सब पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य, मतलब हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है, ठीक है। अब देखिए वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला कोशिका कुछ, दूसरा है बोमन संपुट, तीसरा है नलिकार भाग और चौथा है संग्राहक वाहिनी। अब देखिए वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि किस तरीके से होती है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे ये वृक्काणु की संरचना है। जो वृक्काणु होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इस तरीके की ये संरचना वृक्काणु की है, ठीक है। आगे देखते हैं तो कोशिका कुछ निस्यंदन क्या होता है। तो जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तथा जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। इसके बाद वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्या होता है। वृक्काणु के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषण होता है। कहाँ पर? वर्णात्मक पुनः अवशोषण में। अब देखिए नलिका श्रावण क्या होता है। तो यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। आगे देखें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन के अपशिष्ट छनकर बोमट संपुट में, ये पूरा इस तरीके से तो मूत्र बाहर निकल जाता है। ये पूरा यहीं तक लेसन था। लेसन ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो लेसन यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। और वीडियो कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और आगे कौन से चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बाकी वीडियो को यहीं समाप्त कर दें क्लास को। जय हिंद, जय भारत।